Good morning, students. Today our topic is class 12th, subject political science, chapter number 5, समकालीन दक्षिण एशिया। ये पार्ट नंबर 2 का है हमारा चैप्टर नंबर 5। तो आज हम इस चैप्टर के सबसे पहले परिचय यानी कि इसका इंट्रोडक्शन करेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या दिया गया है। तो इस चैप्टर में जो मेन बताया गया है वो आपका दक्षिणी एशिया के बारे में बताया गया है, जो आज विश्व राजनीति में दक्षिणी एशिया को एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। दक्षिणी एशिया में ही आपका इंडिया आता है। भौगोलिक दृष्टि से दक्षिणी एशिया की पहचान उस क्षेत्र के रूप में की जाती है जिसमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान व मालदीव शामिल होते हैं। भौगोलिक एकता के बावजूद भी इन देशों में समान राजनीति प्रणाली नहीं है। भारत और श्रीलंका लोकतांत्रिक राज्य हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश में सैनिक व लोकतंत्र दोनों प्रकार का शासन रहा है। नेपाल में राजतंत्र मौजूदा था, परंतु अब उसे समाप्त करके देश में लोकतंत्र की स्थापना कर दी गई है। भूटान में यदि राजतंत्र था, परंतु अब वहाँ भी लोकतंत्र की स्थापना कर दी गई है। मालदीव जो कि सन 1968 तक एक सल्तनत था, को भी अब आध्यात्मिक शासन प्रणाली के साथ एक गणराज्य घोषित उसे बना दिया गया है। 20वीं शताब्दी में जब पहले भारत और बाद में पाकिस्तान ने भी अपने आप को एक परमाणु संपन्न राष्ट्र की श्रेणी में लाकर खड़ा कर लिया था, तो इस क्षेत्र की और भी पूरे विश्व को ध्यान आकर्षित हुआ, क्योंकि इस क्षेत्र का एक तरफा परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है और दूसरी ओर विश्व के अति निर्धन और अविकसित देश हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त इन देशों के बीच सीमा विवाद तथा कहीं पर नदियों के जल के बंटवारे आदि के विवाद चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त विद्रोह, आतंकवाद, जातीय संघर्ष, संसाधनों के बंटवारे को लेकर भी इनके बीच में विवाद कायम है। इन कारणों से दक्षिणी एशिया का क्षेत्र बड़ा संवेदनशील है और कई विशेषज्ञों का मानना है कि आज के विश्व में ये क्षेत्र सुरक्षा के लिहाज से खतरे की आशंका वाला क्षेत्र है। परंतु इसके दूसरी ओर ये बात भी मानी गई है कि यदि ये देश आपसी सहयोग और भाईचारे के साथ अपने संबंधों को बढ़ाकर कार्य करें तो ये विश्व की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो इस चैप्टर में आज हम इसी टॉपिक पर विचार करेंगे। और नेपाल में 2015 में एक नया लोकतांत्रिक संविधान यहाँ पे लागू भी किया गया था। तो इस चैप्टर में जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट है यानी कि लॉन्ग 5 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन हम कंप्लीट सॉरी। तो एक्सरसाइज का जो आपका क्वेश्चन फर्स्ट थर्ड क्वेश्चन है सीरियल नंबर में कि पाकिस्तान के लोकतांत्रिकरण में कौन सी कठिनाइयाँ हैं। तो पाकिस्तान के शासक में सैनिक हस्तक्षेप, धार्मिक कट्टरवाद तथा धर्मगुरु, आतंकवाद तथा बड़े जमींदार के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव ने लोकतंत्र के मार्ग में अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न की हैं। पाकिस्तान में प्रस्ताव में सैनिक तानाशाही ने लोकतंत्र के मार्ग में अनेक रुकावटें पैदा की हैं। पाकिस्तान के साथ भारत के कटुतापूर्ण तथा तनावपूर्ण रिश्तों ने सेना को अपना दबाव बनाए रखने और किसी भी निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार को ही ठीक से न चलाने की सहायता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, नेपाल के लोग अपने देश में लोकतंत्र का बहाल करने में कैसे सफल हुए। तो नेपाल भारत का एक पड़ोसी देश है जो कि एक हिंदू राज्य के रूप में मौजूदा रहा है और जहां पर काफ़ी समय तक राजतंत्र भी रहा, जिसमें सभी शक्तियां राजा के हाथ में केंद्रित रही, परंतु जनता लंबे समय से देश के उत्तरव्यापी शासक की स्थापना की आवाज़ उठाती रही। सन 1990 में वहां के राजा ने जनता के दबाव के कारण देश में एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को लागू करने की बात को स्वीकार किया और संसद शासन प्रणाली को लागू किया। परंतु देश में अनेक पार्टियों के मौजूद होने के कारण मिश्रित सरकारों का निर्माण होना था, जो कि अधिक समय तक नहीं चल पाती थी। इस अस्थिरता के कारण सन 2002 में राजा ने मंत्रिमंडल तथा संसद को भंग करके सभी शक्तियों को अपने हाथ में ले लिया और अपनी इच्छा से मंत्री नियुक्त करने तथा शासन चलाने का आरंभ कर दिया।
सन 2006 में इसके विरुद्ध देशव्यापी प्रदर्शन हुए, जिसमें जनता, माओवादी और सभी राजनीतिक दल शामिल हुए। राजा ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए सेना का प्रयोग किया, परंतु सेना भी इस देशव्यापी आंदोलन में सफल नहीं हुई और अंत में 26 अप्रैल 2006 को राजा ने संसद को बहाल किया और 7 दलों को मिलीजुली सरकार बनाने का न्योता दिया। इस गठबंधन के प्रभाव के कारण राजा ने नेपाली कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष गिरिजा प्रसाद कोइराला को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। इसके साथ ही नेपाल के एक नए संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का गठन भी किया। इस संविधान सभा ने 28 मई 2008 को नेपाल को एक धर्मनिरपेक्ष संघीय और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की घोषणा की। राजा के सभी अधिकार ले लिए गए और यहाँ तक कि देश में राजतंत्र को भी समाप्त कर दिया गया। नेपाल में 2015 में एक नया लोकतांत्रिक संविधान लागू किया गया। इस प्रकार नेपाल की लोकतंत्र में स्थापना तो कर दी गई, परंतु वहाँ पर विभिन्न राजनीतिक दलों में आपसी टकराव के चलते ये कहना अभी भी कठिन लगता है कि वहाँ लोकतंत्र कितना सफल हो पाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा 5th। श्रीलंका के जातीय संघर्ष में किनकी भूमिका प्रमुख है? तो सन 1948 में स्वतंत्र हुई श्रीलंका, तब से लेकर आज तक लोकतंत्र कायम है, परंतु श्रीलंका को इन वर्षों में एक बड़ी कठिन चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, जो न तो सेना की है और न ही राजतंत्र की है। श्रीलंका को सिंगली तथा तमिल जातियों के बीच संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही लोकतंत्र या श्रीलंका की राजनीति की बहुसंख्यक जाति सिंहली का प्रभाव और दबदबा उस पर बना रहा है। उनका मानना भी ये है कि तमिल, जिसमें वे अधिकतर भारत में जाकर बस गए हैं, को किसी प्रकार की कोई रियायत अथवा शासन में भागीदारी नहीं मिलनी चाहिए। तमिलों के प्रति अपेक्षा भर इस बर्ताव से वहाँ एक उग्र तमिल राष्ट्रवाद की आवाज़ बुलंद हुई। सन 1983 में गठित उग्र तमिल संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम श्रीलंका की सेना के साथ सशस्त्र संघर्ष कर रहा है। इसने तमिल ईलम या फिर श्रीलंका के तमिलों के लिए एक अलग राज्य की मांग की और देश के उत्तर पूर्वी भाग में इलिट्टे का नियंत्रण किया। श्रीलंका में संघर्ष तथा हिंसा की स्थिति अब भी बनी हुई है और इस समस्या का अभी भी कोई समाधान नहीं हो पाया है। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। जो नेक्स्ट करेंगे वो हम भारत और पाकिस्तान के बीच क्या समझौते हुए थे, उनके बीच टकराव था, ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट डे करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए गुड डे। तो 3 क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं और उसकी इंट्रोडक्शन जो दिया है वो आपको क्लियर करना है।